हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अनुप्रयुक्त गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के वे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं और आगे भी आने की इनकी पूरी उम्मीद है। तो आइए इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यू सिलेबस के आधार पर सभी टॉपिक से पिछले कई वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। टॉपिक है आव्यूह, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह तथा सारणिक में भेद बताइए। ये क्वेश्चंस 1989, 94, 2004 और 2007 में आया हुआ है। तो देखिए, आव्यूह और सारणिक में भेद बताना है। तो आव्यूह और सारणिक में क्या भेद होते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको एक बार में ही याद हो जाना चाहिए। इस तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, आव्यूह क्या होता है। आव्यूह m × n अवयवों की एक लंब सारणी होते हैं जिसमें m पंक्तियां और n स्तंभ होते हैं। आव्यूह का पंक्ति और स्तंभ बराबर हो ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई आव्यूह है तो वो 2 × 2 का ही हो, यह जरूरी नहीं है। वह 2 × 3 का भी हो सकता है, 2 × 4 का भी हो सकता है, या 3 × 4 का भी हो सकता है। इस तरीके से हो सकते हैं। नेक्स्ट है m × n अवयवों वाला आव्यूह m × n क्रम यानी कि ऑर्डर का आव्यूह कहलाता है। यदि किसी में m यानी कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि m रो को प्रदर्शित करता है और n जो है वो कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो यदि कोई आव्यूह है उसमें m × n अवयवों वाला समूह यानी कि आव्यूह m × n क्रम का आव्यूह कहलाएगा। आव्यूह के अवयवों को या तो इस तरीके से ब्रैकेट्स हो या फिर इस तरीके से ब्रैकेट्स हो, इनके बीच में पंक्तियों और स्तंभों के रूप में परिबद्ध किया जाता है। ठीक है, ये तो हुई आव्यूह की बात। अब बात कर लेते हैं सारणिक की, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था आव्यूह और सारणिक में भेद। तो ये तो बात होगी आव्यूह के बारे में। अब सारणिक के बारे में बात कर लेते हैं। सारणिक में क्या होता है कि n × n अवयवों की एक लंब सारणी होती है जिसमें n पंक्तियों तथा n ही स्तंभ होते हैं। यानी कि सारणिक जो होती है उसमें n ही पंक्तियां होती हैं और n ही स्तंभ होते हैं। यानी कि सारणिक 2 × 2, 3 × 3 इस तरीके से होती है। सारणिक में पंक्तियां व स्तंभ हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कभी भी आपको 3 × 4 का सारणिक नहीं मिलेगा। हमेशा जितनी रो होंगी उतने ही उसमें कॉलम होते हैं। नेक्स्ट है n × n अवयवों का सारणिक n क्रम यानी कि n ऑर्डर का सारणिक कहलाता है। इसमें अवयवों की संख्या n² होती है। सारणिक में अवयवों को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं इस तरीके से इनके बीच परिबद्ध किया जाता है। देखिएगा, हम आव्यूह को लिखते हैं इस तरीके से, इनके बीच में अवयव लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अवयव लिखते हैं और सारणिक को दो लंब रेखाओं के द्वारा लिखते हैं जो इनके बीच में हम यहाँ पर अवयवों को लिखते हैं। ओके, ये बात हुई सारणिक और आव्यूह के भेद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। देखिएगा, यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है दोनों मैट्रिक्स का एडिशन और दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, इनका मान क्या होगा। ये 2011 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, हमने बताया था, यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वह वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो हमने बताया कि एडिशन जो होता है वो हम किस तरीके से करते हैं। जो अवयव फर्स्ट मैट्रिक्स का जिस पोजीशन पे है, दूसरे मैट्रिक्स का उसी पोजीशन के अवयव को उस पोजीशन के अवयव के साथ ऐड करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है a का 1, तो सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे 2 आएगा, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 को हम किसके साथ ऐड करेंगे, देखिएगा 2 को हम 2 के साथ ऐड करेंगे यानी कि सेकंड रो का पहला अवयव। तो दूसरे मैट्रिक्स का भी सेकंड रो का पहला अवयव ही हम लेंगे, तो क्या आएगा 2 + 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 और +1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हुआ
एडिशन। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन उसने पूछा है तो सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल सेम तरीके से करना है। जिस पोजीशन का एलिमेंट हम फर्स्ट मैट्रिक्स का लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट भी उसी पोजीशन का हमको लेना है और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। देखिए हम करेंगे a माइनस बी, तो एक जो दिया हुआ है a मैट्रिक्स में 1, तो -1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 माइनस 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 माइनस 2 0 और -1 और -1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं। देखिएगा कभी भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और उसको आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपके किए हुए हैं तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि मैट्रिक्स ए इतना दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है और ए बी प्लस बी ए निकालना है। देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं। प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन अपने आप से करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए करने के बाद, तो ए इंटू ए का अस्तित्व एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं करता है, हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन का रूल तभी फॉलो होता है जब मैट्रिक्स ए का जितने स्तंभ हैं उतने ही मैट्रिक्स बी में रो का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि पहले ए में 3 स्तंभ हैं, ठीक है, 1 2 3, तथा दूसरे ए में 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, यहां पर ठीक, तो यहां पर ए इंटू ए है, तो अगर हम करेंगे ए इंटू ए तो ए की 2 बार बात करेंगे। तो देखिएगा यदि हम 2 बार लिख लें तो देखिए पहले में ए यानी कि 3 कॉलम हो गए और 2 रो हैं, तो और दूसरे ए में यही ए है, तो इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 रो हैं। तो हमने बताया था कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स हो उनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो जो पहला मैट्रिक्स है उसके स्तंभ जितने हैं उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में रो का होना आवश्यक है, तभी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, वरना हम उसको नहीं कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर ए का अस्तित्व, ए स्क्वायर का अस्तित्व नहीं होगा, इसको हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार बी के लिए होगा। ठीक है, बी के लिए भी क्या है, इसमें 3 स्तंभ दिए हुए हैं, 2 रो हैं, तो इसका भी अस्तित्व नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरीके से देखिएगा ए बी, तो ए बी में हम क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस बी करेंगे तो इसमें भी ए का स्तंभ बराबर नहीं है बी की पंक्तियों के। स्तंभ कितने हैं, 3, बी में पंक्तियां कितनी है, 2। यदि ये बराबर नहीं है तो ए और बी का अस्तित्व नहीं होगा। बी ए इक्वल टू बी ए में भी इसी तरीके से है, यानी कि अब की बार उल्टा हो गया। तो अब की बार क्या है, अब की बार इसमें हम देख रहे हैं कि बी में 3 कॉलम है और ए में 2 रो हैं, तो अब भी इसमें बी ए का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी तथा बी ए का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इस तरीके से लिख करके हम इनका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको इस क्वेश्चन का पता था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स है आई जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0, यानी कि 0। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और इसको देख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें ए स्क्वायर को निकालना होगा। अब ए स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर से वही a इंटू ए करना होगा। तो देखिए जो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हमने 2 बार लिखा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है इसको आप समझ लीजिएगा, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसको किस तरीके से करना है ध्यान से देखिए, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा प्लस सेकेंड एलिमेंट
सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा और बीच में प्लस का साइन लगता जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हो रहा है। हमने क्या कहा, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 1 से करेगा तो 1 इंटू 1। हमने कहा कि बीच में प्लस का साइन लगता हो जाएगा तो बीच में प्लस है। अब 2 के मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 इंटू 2। अब फिर से 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 इंटू 2। बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की। तो सेकेंड रो करेंगे तो हम सेकेंड रो में लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो क्या हुआ 2 इंटू 1। 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 1 इंटू 2। 2 की मल्टीप्लाई फिर 2 से होगी तो 2 इंटू 2 हुआ। इसी तरीके से 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2 इंटू 1, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 इंटू 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 इंटू 2। बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, सभी के बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या होगा, देखिए अब फर्स्ट रो यानी कि इसको लिखने वाले हैं, ये हमारा जो एलिमेंट बनेगा ये किस में बन रहा है, फर्स्ट रो में बन रहा है और सेकंड कॉलम में बन रहा है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को लेने की जरूरत है। अब देखिए फर्स्ट रो 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 2। 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 और 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2। बीच में प्लस का साइन आता जाएगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये हमें कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, सेकंड कॉलम और सेकंड रो। तो सेकंड कॉलम सेकंड रो यानी कि सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, इसमें करना है। तो देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से तो 2 इंटू 2 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 इंटू 1। 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 इंटू 2 आ गया। ठीक है, बीच में प्लस। इसी तरीके से हमें करना है थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये वाला और सेकंड कॉलम यानी कि सेकंड ही कॉलम चल रहा है, केवल रो बदल रही है। तो देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से हमने किया 2 इंटू 2। 2 की मल्टीप्लाई 1 से किया 2 इंटू 1। 1 की मल्टीप्लाई 2 से किया तो 1 इंटू 2। ठीक, सेम उसी तरीके से हमने क्या किया, इसमें कर दिया। अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने पर हमें जो मिलता है, हमें मिला 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9। इस तरीके से हमें ये मिला है। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ था जो हमें वैल्यू निकालनी है उसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख लेंगे a² - 4a - 5y = 0। इसको लिखने पर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे। वैल्यू रखने पर हमें क्या मिला, देखिएगा a² की वैल्यू हमारे पास ये है। ये किसकी वैल्यू है, ये a² की वैल्यू है। ठीक है, a² की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी। अब देखिए 4 इंटू a हो गया। 5 इंटू आई को हम क्या लिखते हैं इस तरीके से, यानी कि उसका डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सभी जगह क्या होगा 0 होगा। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो हमने एज इट इज लिखा और इसको हमने अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, हमने क्या कहा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है दूसरे मैट्रिक्स का, चाहे वो कितने भी मैट्रिक्स हों प्लस और माइनस में, उसी पोजीशन का मैट्रिक्स हम उसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखिएगा 9 ये माइनस का चिन्ह है तो 9 - 4 - 5। ठीक है, इस तरीके से 8 - 8 - 0, 8 - 8 - 0। ठीक है, 8 - 8 - 0, 9 - 4 - 5 और इसी तरीके से अब हम करने वाले हैं, देखिए 8 - 8 और -0 हो गया। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से करेंगे तो देखिएगा पहला 8 - 8 0 ये हुआ, 8 - 8 0 ये हुआ, 9 - 4 - 5 ये हुआ। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिएगा यहाँ पर सारे एलिमेंट जो है 0 हो गए। अब हमने कहा था कि किसी मैट्रिक्स के अगर प्रत्येक अवयव प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको हम शून्य मैट्रिक्स कहेंगे या नल मैट्रिक्स कहेंगे, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि जब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो वो कितना आएगा, शून्य के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है और आई इतना है तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर है किसके, आई माइनस ए और मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है,
तो यहाँ पर इस पर नज़र डालिए, इक्वेशन कितनी बार आया हुआ है और देखिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने tan अल्फा बाई 2 को सबसे पहले t माना है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि cos थीटा की जो मतलब फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर हमने उसी फॉर्मूले को लिखा है, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर उसी फॉर्मूले को लिखा गया है, यानी कि जो cos थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, हमने माना कि जो tan अल्फा बाई 2 है उसको हमने t मान लिया है। क्यों? क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन को इजी करके चलना है और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके लिए हमें कैलकुलेशन को इजी करना होगा, इसीलिए हमने tan अल्फा बाई 2 को t मान के चलना है। हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अगर यहाँ पर हम अल्फा ले रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और tan अल्फा बाई 2 को हमने क्या माना हुआ है t, तो हम यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से साइन का फॉर्मूला होता है sin थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर अल्फा है तो 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने tan अल्फा बाई 2 को t मान के चलना है। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार हम करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है तो उसका RHS हमने लिखा i माइनस ए मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, हमने क्या किया, i की वैल्यू रखी। ठीक है, देखिएगा i की वैल्यू कैसे रखेंगे, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, हम उस मैट्रिक्स के हिसाब से वैल्यू रखेंगे। 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2 को हम i की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू रखा, a की वैल्यू हमें दी हुई है क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा जो tan अल्फा बाई 2 है उसको हमने t माना है, तो यहाँ पर माइनस टी और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, t रखेंगे। ठीक है, अब cos अल्फा की जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के रखी हुई है और साइन अल्फा की वैल्यू जो हमने निकाल के रखी हुई है उसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, उसको पुट करने के बाद हमें क्या करना है, देखिएगा सब में यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और अपॉन में, यानी कि 1 के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन है, तो सभी में कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर निकालेंगे और देखिएगा इसको हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये मिला हुआ है, इंटू इसमें से हमने 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो वो हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 2t और 1 माइनस टी स्क्वायर, हमें यहाँ पर ये मिलता है। इसी तरीके से अब हम क्या हमें क्या करना है, देखिएगा अब हमें ये करना है कि जो हमारे पास, देखिए ध्यान से, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसको हमें इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से फिर से हम बता देते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से फिर t का मल्टीप्लाई करेंगे 2t से, तो प्लस में 2t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लिखेंगे ये वाला एलिमेंट यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम को लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए माइनस टी की मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस टी स्क्वायर, तो क्या आएगा, माइनस टी प्लस टी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और टी क्यूब आ जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई होगी 2t से, तो प्लस 2t। क्लियर, इसी तरीके से हम इसमें कर देंगे और यहाँ पर करने के बाद हमें क्या मिला, देखिएगा ध्यान से, सॉल्व करने पर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसमें हम t के कॉमन ले लेंगे, तो t को कॉमन लेने के बाद क्या, माइनस टी बाहर आएगा और अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर t कॉमन लेंगे तो t बाहर आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे और जैसे हमने कॉमन लिया तो हमारे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस टी और t माइनस 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स बचा है। अब देखिएगा 1 माइनस टी और t 1, ठीक, लेकिन t इक्वल टू हमने क्या माना था, t इक्वल टू हमने मान रखा है tan अल्फा बाई 2। ठीक है, tan अल्फा बाई 2। अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 रख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे
तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि a इक्वल टू 342571 तो परिवर्त आव्यूह, देखिए ये है परिवर्त, ठीक है, ये परिवर्त है, परिवर्त आव्यूह a डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, कभी भी परिवर्त को हम क्या करेंगे, a डैश लिखते हैं या a की पावर t करते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, परिवर्त को ट्रांसपोज बोलते हैं। सिंपल है और बिल्कुल इजी है। अगर किसी मैट्रिक्स का हमें परिवर्तन निकालना है तो हमने बताया था कि परिवर्तन निकालने के लिए केवल एक काम आपको करना होगा कि जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होगा। ठीक है, यही काम हमने किया। देखिए हमने क्या किया, जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ था उसकी रो में 3 4 2 एलिमेंट है, तो हमने क्या किया, जो हमने परिवर्तन किया यानी ट्रांसपोज बनाया उसका हमने उसको कॉलम बना दिया। सेकंड रो को हमने क्या किया, सेकंड कॉलम बना दिया। अगर हमको थर्ड रो दिया हुआ होता तो थर्ड कॉलम बना देते, यानी कि रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बना देना है। ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स हो 3x3 का 4x4 का मैट्रिक्स अगर दिया हो तो हमें क्या करना है, उसके कॉलम को रो बनाते चलना है या फिर रो को कॉलम बनाते चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को क्या करना है, गुणांक आव्यूह और ऑगमेंटेड आव्यूह निकालना है। अब देखिए जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की हुई है तो फर्स्ट वीडियो में हमने इन सभी को बताया है, इसीलिए हमने ये वीडियो बाद में रखी कि सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आपके सामने रखा जाए। ठीक है, तो गुणांक आव्यूह और ऑगमेंटेड आव्यूह क्या होते हैं, तो देखिए गुणांक आव्यूह हमने बताया था कि एक्स वाई जेड के गुणांक से अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसको गुणांक मैट्रिक्स कहेंगे, गुणांक आव्यूह कहेंगे। और अगर हम एक्स वाई जेड के एलिमेंट के साथ साथ जो यहाँ पर ये D1 D2 D3 दिए हुए हैं उनको भी अगर हम उस मैट्रिक्स में रख देंगे तो ये टोटल जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए किस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, समीकरणों को लिखा जो हमें दी हुई हैं, इन समीकरणों को लिखा। अब गुणांक आव्यूह हम कैसे निकालेंगे, हमने बताया था कि एक्स वाई जेड के गुणांक चिन्ह सहित हम रखेंगे तो वो मैट्रिक्स हमारा गुणांक आव्यूह कहलाएगा। देखिए एक्स गुणांक यहाँ पर 1 है 1, यहाँ पर y गुणांक -2 है तो -2, यहाँ पर z का गुणांक 4 है तो यहाँ पर 4 आया। x गुणांक ये प्लस के 4 है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है 3 आया, -2 है तो -2, यहाँ पर x का गुणांक -2 है तो -2 है, y का गुणांक 1 है तो 1 है प्लस का है, और z का गुणांक +1 है तो यहाँ पर 1 है, तो ये कहलाएगा। अब देखिएगा गुणांक आव्यूह कहलाएगा। अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, कहाँ तक, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लिखें तो वो कहलाएगा हमारा गुणांक आव्यूह। और यदि हम क्या करें कि इस गुणांक आव्यूह में अगर हम ये जो लास्ट वाली पंक्तियां हैं इनको भी अगर हम ऐड कर दें, देखिएगा तो हमारे ये कहलाएगा ऑगमेंटेड आव्यूह। ठीक है, बस आपको इतना करना है। लेकिन अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि गुणांक आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब गुणांक आव्यूह कौन सा है, गुणांक आव्यूह हमारे पास है ये वाला, इसका हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। अब इसको हमने सारणिक बनाया तो हमने क्या लिखा, सारणिक को हम ऐसे लिखते हैं, इनके बीच में हमने ये लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इस पर आप क्या करिएगा, प्लस बना दीजिएगा, प्लस बना दिया। अब जो एलिमेंट बचे हैं उसमें आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए पहले इधर से चलना है, ये हुआ तो 3 × 1 3, अब माइनस का साइन लगाना है यानी कि 3 और माइनस 1 - 2 यानी कि -2 आ गया, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 क्लियर। अब क्या करना है, माइनस लेना है यानी कि पहले प्लस लेना है अब माइनस लेना है। ठीक है, तो ये माइनस लेना है और ये -2 पहले से ही है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हमने लिया, ठीक है, और दूसरे एलिमेंट पर हमने प्लस का साइन बना दिया। एलिमेंट जो बचे उसमें हमने सॉल्व किया तो पहले इधर से करेंगे तो 4 × 1 कितना आया 4, और -2 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस के, और बीच में क्या है माइनस, क्योंकि हम बीच में हमेशा माइनस लगा करके चलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट के बीच में माइनस लगा के चलते हैं और यहाँ पर पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर आया 4 - 4। इसी तरीके से क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट पर पहुंचे तो आपके पास प्लस लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक प्लस का साइन बना देंगे जैसे हम बनाते हुए आते हैं। यहाँ से प्लस का साइन बनाया तो यहाँ से प्लस का साइन हमने जैसे ही बनाया तो हमें जो है कुछ एलिमेंट बचे हुए मिले, तो पहले 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -2 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे 4 और माइनस, तो -2 × 3 -6।
अब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस के 6, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 + 2 5 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, देखिए 4 से हमने 4 कैंसिल किया, यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पर क्या होगा 6 + 4 10, और 10 × 4 40। अब यहाँ पर टोटल क्या आ गया 45। तो हमें यहाँ पर गुणांक आव्यूह का सारणिक प्राप्त मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर ही क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि a = इतना है तो 3a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके प्रत्येक एलिमेंट को हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देनी। किससे करनी है? 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। आंसर आपका सामने है, ठीक, देखिएगा 7 9 17 इसमें आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाइए कि आव्यूह A जो है वो एक सममित आव्यूह है। अब देखिए सारी प्रॉपर्टी लग रही है जो भी हमने वीडियो फर्स्ट में बताया हुआ है, टोटल वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक सममित आव्यूह। सममित आव्यूह का मतलब क्या होता है? सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन हमने बताई थी? हमने बताई थी कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वह वही मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए जो हमें दिया हुआ है, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो आइए देखते हैं, जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसका यही करके देखते हैं, ट्रांसपोज अगर बराबर आता है तो वो सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। तो हमें दिया हुआ है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका सिमेट्रिक अगर करना है तो हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज निकालना होगा और उसको बराबर करके देखना होगा, बराबर है तो सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हमने करना क्या बताया था कि रो को कॉलम में बदल देना है। अगर हम यहाँ पर ए ये लिख दें जो हमें दिया हुआ है, और इसका जो रो है ये कॉलम जो है उसको रो में बदल दें, ठीक है। अब इस कॉलम को इस रो में बदल दें, इस कॉलम को इस रो में बदल दें, और देखें कि ये दोनों बराबर हैं क्या। देखिए ये वाली जो रो है ये अब भी बराबर है, ठीक है, 103 103 -234 -234, ठीक है। तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि यस मैट्रिक्स ए एक सममित यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स हैं जो बराबर में दिए हुए हैं, एक स्तंभ मैट्रिक्स, दोनों ही स्तंभ मैट्रिक्स हैं, यानी कि जिसमें एक ही स्तंभ हो, एक ही कॉलम हो, और उसमें एक्स वाई जेड का हमें क्या बताना है, वैल्यू बताना है, मान बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में लिख लेंगे। इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखिएगा जब इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा, और इसके इक्वल ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ये हुई, दूसरी इक्वेशन ये है यहाँ पर, तीसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ये होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि y की वैल्यू निकाली, तो 4 - x यानी कि इस x को इधर ले गए, यहाँ से हमने क्या किया, z को इधर ले गए और 1 को इधर ले आए, तो क्या x - 1 हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। y और z की वैल्यू हमने निकाली, तो y और z की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें क्या मिला, जैसे y की वैल्यू 4 - x यहाँ से पुट की, और z की वैल्यू x - 1 यहाँ से हमने पुट कर दी। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, x की पावर, वो x के जो वैल्यू है वो हमें 3 मिली। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे रखा तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू 1 मिली, और इस y की वैल्यू को हमने क्या किया, जब हमने y की वैल्यू निकाला तो x की वैल्यू फिर से हमने यहाँ पर पुट की तो हमें z की वैल्यू 2 मिली, ठीक है। तो x = 2, y = 1 और z = हमारा 2, यही हमारा आंसर है, यानी कि x y z की हमें वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दे रखा है कि यदि p = ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, q = ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है, 2p - 3q का मान बताना है। तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि 2p का मतलब क्या है, यानी कि जो p वाला मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पर 3q का मतलब है कि जो q का प्रत्येक एलिमेंट है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और तब क्या करना है, जो मैट्रिक्स बन करके आएंगे उनको आपस में क्या कर देना है, घटा देना है, बस इतना सा काम करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 2p मैट्रिक्स बनाया तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 3q मैट्रिक्स बनाया तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी प्रत्येक एलिमेंट को। अब हमने इसको घटा दिया, तो घटाने पर क्या करेंगे कि जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन में से घटाएंगे, ठीक है। देखिएगा 2 - 6 करेंगे तो -4 आएगा, 6 - 0 करेंगे तो 6 आएगा, 6 - 9 करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। 0 - 9 करेंगे तो -9 आएगा, 10 - 0 करेंगे तो 10 आएगा, और 14 - 15 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। 0 - 15 तो -15, 16 - 21 -5, और 0 - 0 0, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने इजी सवाल है लेकिन आते हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं कि हार्ड क्वेश्चंस को बना करके चलते हैं, ठीक है, और परीक्षा में इजी क्वेश्चन होता है और हम उसी में जो है इलझ जाते हैं कि कैसे होगा, लेकिन वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। कंसेप्ट को पकड़िएगा, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a = इतना है और b = ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो तब दिखाइए कि a b = ba
नहीं है, ठीक है। ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर जो हमें ए बी निकालना है वो सबसे पहले करेंगे कि ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको इजीली आती है। तो हमें मिला 19, 16, 43 और 50, ठीक है, आप निकाल कर देखिएगा। अब बी ए को निकालेंगे तो बी ए को भी इसी तरीके से निकालेंगे और हमें मिला 23, 34, 38 और 46। दोनों का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो देखिएगा दोनों ही बराबर नहीं है। क्या है, दोनों ही बराबर नहीं है, और यही मैं बताना था कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमें जो है सिद्ध कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि आव्यूह ए इक्वल टू इतना है और बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करो कि ए बी बराबर बी ए। आपकी बार क्या करना है, ए बी बराबर बी ए करना है, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई वो बी और ए के मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। तो देखिएगा यहां पर हम कर लेते हैं। अब कॉस की मल्टीप्लाई हमने किससे की, कॉस बीटा से कॉस अल्फा की, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब साइन अल्फा की मल्टीप्लाई साइन बीटा से होगी, तो साइन अल्फा साइन बीटा, और बीच में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। याद रखिए बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह ही आना है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई हो चुकी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है इसको बनाने के लिए। तो देखिए साइन कॉस बीटा साइन कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, बीच में प्लस का साइन, ठीक। नेक्स्ट सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये रहा, ठीक। इसी तरीके से हमने इसको किया और यहां पर इसको किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो तब क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। इसी तरीके से साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। और साइन साइन और कॉस कॉस जहां दिख जाए और बीच में अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस वाला फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर इसी तरीके से बी ए निकालेंगे, तो जब हम दोनों को निकालने पर पता चला कि दोनों ही क्या है, बराबर हैं, तो यहां पर ये सिद्ध हो जाता है। इसको करके देखिएगा एक बार, वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से करके देखिएगा, एक बार सीख जाएंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आव्यूह ए दिया हुआ है, इसका सहखंडज यानी कि एडजॉइंट आव्यूह ज्ञात करना है। 2008 में 14 में आया हुआ है, ठीक है। हमें करना है सहखंडज। देखिए हमने दो चीज बताई थी आपको, सहखंड और सहखंडज, ठीक। सहखंड निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वही सहखंडज है, ठीक है। चलो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका सारणिक बना लेना है। बना लिया, सारणिक के तत्वों के संगत सहखंड यानी कि कोफैक्टर। सहखंड बोला जा रहा है, सहखंडज नहीं बोला जा रहा है, सहखंडज बाद में निकलेगा। सहखंड कोफैक्टर, सहखंडज एडजॉइंट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सहखंड निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, सहखंड निकालना है। तो देखिएगा कैसे निकलता है। A11 कौन सा है, यानी कि इसको पढ़िएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, पहला कॉलम, तो क्या है, ये 1 है, ठीक है। अब ये 1 है तो हम क्या करेंगे, इसी पर प्लस का निशान बनाएंगे, हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए आई, ठीक है, जे, ठीक है, बराबर -1 का पावर n, और यहां पे मैट्रिक्स होता है जो बचता है, -1 का पावर, सॉरी n नहीं होता, -1 का पावर आई जे होता है, -1 का पावर i और प्लस में j, ठीक। और ये होता है मैट्रिक्स। इसी तरीके से तो आई जे को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कहा, चलिए आगे एक क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने बताया हुआ है, हाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा पहले, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम पहले इसको करेंगे, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला है कोफैक्टर निकालना, यानी कि -1 i प्लस जे और ए आई जे, ठीक है। तो जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ए हमें दिया हुआ है यहाँ पर ये, ठीक है। तो A11 निकालेंगे, तो A11 कैसे निकालना है, A11 यानी कि पहला कॉलम और पहला रो। तो इसमें सिंपल है, पहला कॉलम पहला रो को कट कर दो, 3 बचा, ठीक है। यहां पर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो
दूसरा कॉलम को कट कर दें तो 1 बचा। यहाँ पर दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम है तो दूसरा रो को कट कर दो, पहला कॉलम कटो, बचा 5, 5 बचा है। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा, ठीक, देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्लस माइनस कैसे आया, ये माइनस है ये प्लस है, कैसे आया देखिए 1 1 निकाल रहे हैं तो आई जे को ऐड करना है -1 की पावर में। ठीक है, तो 1 1 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 की पावर अगर 2 हो यानी कि सम 2 4 6 8 10 इस तरीके से हो तो आंसर +1 ही आएगा, तो इसलिए ये वैल्यू प्लस की है। इसी तरीके से 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर 3 बनेगी, तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस में है। उसी तरीके से 8 2 1, तो 2 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब -1 की पावर 2 + 1 होगी तो हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, -1 की पावर 2 + 1 तो 3, तो यानी कि विषम पावर है तो इसलिए वहाँ पर माइनस आया। 2 + 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आया +2। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे, इस फॉर्मूले को कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, तो देखिएगा हम क्या करते हैं, A11 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम को कट किया, मैट्रिक्स जो बचा उसको लिखा। आगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2, तो क्या जाएगा +k1, तो यहाँ पर क्या होगा +k1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आने वाला है, तो केवल इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +k3 आ जाएगा। ठीक, अब A12 तो हमें क्या था कि -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, तो हमें पता चला कि -1 की पावर विषम संख्या है, तो जो आंसर आएगा उसमें हमें माइनस लगा देना है। ठीक है, तो इसको जो भी सॉल्व करके आंसर आया हमें क्या लगा दिया इसमें माइनस, तो -9 हुआ। अब 1 3 है तो इस मैट्रिक्स को जो भी सॉल्व करेंगे उस आंसर में हम माइनस लगाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि सॉरी माइनस नहीं लगाने वाले, जो आंसर आएगा उसको वही लिखेंगे प्लस में, क्यों, क्योंकि ये जो है -1 की पावर को सम बनाएगा। अब A13 में देखिएगा पहली रो को कट करेंगे, दूसरा होता है कॉलम यानी कि इसमें है 3, तीसरा कॉलम है, तो ये यानी कि पहला अवयव रो को प्रदर्शित करता है, दूसरा अवयव कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो पहली रो और तीसरा कॉलम को कट करेंगे तो हमें जो भी मैट्रिक्स बचा हुआ है उसको हम बना लेंगे और उसको बना करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसी तरीके से अब नेक्स्ट देखते हैं, तो A21 हमें पता है क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा तो हमने माइनस लगा दिया। अब 21 दूसरी रो और पहले कॉलम को कट करेंगे, बचा हमारे पास 1 3 और ये 1 और -1। ठीक, इसी को हम रखेंगे तो हमारे पास 4 आएगा और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आएगा -4। ठीक, नेक्स्ट में अब देखिएगा यहाँ पर 2 2 हमें पता है कि +1 ही आना है। अब +1 आना है तो हमें जो आंसर आएगा उसमें प्लस ही रहना है, यानी कि उसी का साइन रखना है, बदलना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 2 क्या होगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम कट हुआ, बचा क्या 1 2 और 1 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया, हमारे पास 1 आया। ठीक, उसी तरीके से हम इन सब को निकालने के बाद जो भी हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, देखिए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, A11 की वैल्यू 3 है, A12 की वैल्यू 3 है यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम। अब A13 पहली रो तीसरा कॉलम में वैल्यू कितनी है, -5 -5। ठीक है, अब A21 -4 तो ये आ गया, A22 1, A23 3। ठीक है, इसी तरीके से A31 -5 A32 यानी कि तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो है दूसरा कॉलम, ये अवयव हुआ तो ये हो गया 3। ठीक है, यहाँ पर वैसे ये 4 आना चाहिए, ध्यान से यहाँ पर 4 आना चाहिए। ठीक है, ये 4 हो जाएगा और जब 3 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जब हमने यहाँ पर किया क्या 4, यहाँ पर 4 है। अब हम ये जानते हैं कि जो कोफैक्टर है उसका सहखंड आव्यूह का परिवर्त वो सहखंडज आव्यूह कहलाता है। तो उसका जब हम परिवर्त कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर परिवर्त करने के बाद यहाँ पर 4 मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये 4 हो जाएगा और हमारे पास जो आएगा ये आंसर आ जाएगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 4 होगा। ठीक, नेक्स्ट है, यदि A = इतना दिया हुआ है और इसका प्रतिलोम यानी कि इनवर्स निकालना है। याद रखिएगा इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडजॉइंट और अपॉन में उसी का डिटर्मिनेंट होता है यानी कि सारणिक। तो हमें सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर यानी कि सहखंड। अब सहखंड निकालना है तो सहखंड निकालने का हमने आपको बता ही दिया था, ये
सेकंड निकालने का जब हमने बताया था आपको तो ये होगा, ठीक है, ये निकले थे। अब इसका जब आव्यूह बनाएंगे तो 3 -1 -5 और 2 बनेगा, ये होगा, ठीक है। इसका एडजॉइंट जब निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि जो हमारा सेकंड आएगा उसका परिवर्त कर देंगे, उसका ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि जो रो है, ये वाली रो है वो कॉलम दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये वाला जो कॉलम है वो ये वाली रो बना दी, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, देखिएगा, हमें ये है कि एडजॉइंट तो मिल गया, अब डिटर्मिनेंट और चाहिए, यानी कि इसकी और जरूरत है। अब हम क्या करें, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का सारणिक निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आया 1, सॉल्व कर देंगे। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला रख देना है ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन मैट्रिक्स ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है और जो हमारे पास सारणिक है उसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। तो जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बच के आएगा और यही मैट्रिक्स क्या है, यही मैट्रिक्स ए इनवर्स की वैल्यू है, यानी कि इसका ए का प्रतिलोम है, यही हमारे पास ए का प्रतिलोम है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिया हुआ है ए जो है 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 × 3 का, और यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल उसी तरीके से कोफैक्टर को निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कोफैक्टर को निकालेंगे। कोफैक्टर देखिए A11, तो हमने क्या किया -1 और 1 यानी कि 1 + 1 करेंगे। अब पहली रो और पहला कॉलम को कट करेंगे तो क्या बचा 3 4 और 4 3, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -7 और -1 की पावर 2 है, तो इसको हमें क्या करना है कि -1 की पावर 2 होगी तो प्लस में आना है, तो हमें यहाँ पर -7 ही लिखना होगा, चिन्ह हमें नहीं बदलना है, ठीक है, देख लेना। अब A12 यानी कि इसमें क्या हुआ, A12 1 क्या है पहली रो, 2 क्या है दूसरा कॉलम, तो क्या बचा 1 1 और 4 3, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद हमें जो सॉल्व किया तो क्या आया -1 आया, और -1 यानी कि ये वाला जो -1 है इसका भी माइनस है और इसको सॉल्व करके भी माइनस आया तो माइनस प्लस, ठीक है, ये हुआ। इसी तरीके से हमने जो है सारे कोफैक्टर निकाल लिए हैं। सभी कोफैक्टर को निकालने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आया उसको हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। हमें निकालना है इनवर्स, और इनवर्स का फॉर्मूला क्या हमने बताया था कि एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो हमें सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया, ठीक है, हमें एडजॉइंट ए का पता चल गया। अब जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, उसका सारणिक निकालेंगे, क्यों, एडजॉइंट ए के अपॉन में सारणिक को रखना होता है तभी हमें ए इनवर्स मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सारणिक की वैल्यू जैसे ही निकाली तो हमें क्या मिला 2, ठीक है। अब -2 हमें मिला, तो प्रतिलोम आव्यूह जब हम निकालेंगे ए इनवर्स तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है, ये फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो हुआ एडजॉइंट ए की वैल्यू और अपॉन में क्या है सारणिक, ठीक है। अब इस सारणिक की वैल्यू को हम क्या करें 1/2 में रख देंगे, यानी कि अपॉन में -2 है तो 1/-2 हो जाएगा, और इसके हर एक एलिमेंट में, प्रत्येक एलिमेंट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7/-2, 6/-2, 2/-2, 1/-2, 0/-2, -1/-2, 1/-2, -2/-2 और 1/-2 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा यही मैट्रिक्स ए इनवर्स का मान होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिएगा हमने ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, ए दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालना है, यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है और ए इनवर्स निकालना है, यहाँ पर भी ये ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं, ठीक है, या आप इसको होमवर्क समझिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करके देखिएगा। अब एक नोट है आपके लिए कि व्युत्क्रम आव्यूह को प्रतिलोम आव्यूह ही बोलते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह अगर आपसे बोले तब आपको प्रतिलोम आव्यूह निकालना है, प्रतिलोम आव्यूह बोले तब आपको व्युत्क्रम को समझना है, ठीक है। व्युत्क्रम और प्रतिलोम सेम है, और अगर आपको इनवर्स लिख करके आए, इंग्लिश में इनवर्स भी लिख के दे सकता है, तो प्रतिलोम, व्युत्क्रम और इनवर्स एक ही है जिसको हम बोलते हैं ए इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए दिया हुआ है और सिद्ध करना है ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू आई, यानी कि ये जो है आई के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमें ए तो पता है, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए चाहिए, डिटर्मिनेंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए निकालने, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये किया कि डिटर्मिनेंट ए निकाला, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिएगा, यदि 2
इंटू टू का मैट्रिक्स दिया है। ये ट्रिक है, एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं कि यदि 2 इंटू टू का मैट्रिक्स है तो हमें उसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है। ध्यान से इसको देखिएगा। यदि किसी 2 इंटू टू मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, केवल एक काम कीजिए, मैट्रिक्स को ऐसे ही बनाइए और इन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए। यानी कि नीचे 5 है तो ऊपर क्या लिख दीजिए, अगर नीचे आपका 5 है तो ऊपर 5 लिख दीजिए। नीचे अगर 5 है तो अब के बाद नीचे 2 लिख दीजिए। ये आपस में रिप्लेस हो गए। अब ये 1 है, ये 3 है, इनको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए और केवल इनका चिन्ह बदल दीजिए। क्या कर दीजिए, केवल और केवल इनका चिन्ह बदल दीजिए। अगर प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस है तो प्लस में कर दीजिए। तो 2 इंटू टू मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरीके से निकल सकता है। ठीक है, और ये देखिए यही है एडजॉइंट ए। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा कि जो हमें यहाँ पर ये एलिमेंट दिए हुए हैं इनको आपस में रिप्लेस कर दीजिए और जो ये एलिमेंट दिए हुए हैं इनको बिना रिप्लेस किए इनका चिन्ह बदल दीजिए। यही 2 इंटू टू मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका टाइम जो है वो बचेगा। अब दोनों को हमने प्राप्त किया, दोनों को प्राप्त किया तो हम क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखी तो हमारे पास ये आया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डॉट ए इनवर्स। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू भी पता है और ए की भी वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में से हमने ये लिखी और ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे ये आई तो हमने यहाँ पे ये रखी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिएगा मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है। फिर से देख लीजिए, हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 2, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/7 आएगा। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/7। ठीक है, प्लस का साइन, जो प्लस का साइन है वो बीच में आएगा, सभी को पता है। अब इस 1 की सॉरी ये जो फर्स्ट रो है इसके इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे यहाँ पे, तभी तो ये आएगा। अब इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई जो है -1/7 में करेंगे तो -2/7 और इस 1 की मल्टीप्लाई जो है इसमें करेंगे तो 2/7। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इससे ये कट जा रहा है, इससे ये कट जा रहा है। ठीक, ये माइनस है, ये माइनस है, इसको दोनों के ये कट गए तो 0 और 0 दोनों तरफ है। अब देखिए 7 ये 10/7 है और प्लस 3/7। ठीक है, ये आ गया। अब जब हम ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों ही क्या है, माइनस है। ठीक है, 10/7 माइनस 3/7। देखिए हमें पता है जब दोनों के हर समान होते हैं तो ऊपर के जो अंक हैं वो चिन्ह सहित ऐसे ही लिखे जाते हैं। 2 10 माइनस 3 7/7 आ जाएगा, दोनों कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें पता चल रही है, क्या ए डॉट ए इनवर्स क्या है, 1 0 0 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले इनवर्स और बाद में ए की वैल्यू रखेंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू भी यही आई। तो हम जानते हैं जो आई है वो क्या होता है, 1 1 और 0, तो ये भी आई की वैल्यू से मैच करता है और ये भी आई की वैल्यू से मैच करता है। तो जब ये आई की वैल्यू से मैच कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने यह देखा कि जो आई की वैल्यू है वो ए डॉट ए इनवर्स के बराबर भी है और ए इनवर्स डॉट यानी कि क्रॉस लगा दे डॉट और ए इसके बराबर भी है। तो ये हमारे पास सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सिद्ध करना है ए इक्वल टू ये दिया हुआ है और लांबिक आव्यूह, इस शब्द को ध्यान रखिए, लांबिक आव्यूह। देखिए हमने लिखा हुआ है कि लांबिक आव्यूह क्या है। लांबिक आव्यूह, यदि ए का ऐसा आव्यूह हो जो ए क्रॉस ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई उसी के ट्रांसपोज से अगर हम कर दें तो वह ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई जो अगर हम मैट्रिक्स से करेंगे तो उसके बराबर आएगा और वह किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। यही क्या होगा, ये हमारा हम कह सकते हैं कि लांबिक आव्यूह का यही फॉर्मूला। यानी कि कोई मैट्रिक्स हमें ए दिया हुआ है तो अगर हम उस ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी के ट्रांसपोज से करते हैं तो जो वैल्यू हमारी आएगी वही वैल्यू अगर हम उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स की वैल्यू से कर देते हैं, यानी कि ए डैश
इंटू ए, तब भी वो वैल्यू मैच करेगी। और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आई के बराबर होगी, यूनिट वेक्टर के बराबर होगी। देखिए कैसे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें ए की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं, ए की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमें क्या किया, ए की वैल्यू रखी और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे किया, इसको हमने रो बना दिया और इसको हमने ये रो बना दिया, ठीक है, यहाँ से। अब इसका हमने मल्टीप्लाई की, तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से होगी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन। अब साइन की मल्टीप्लाई कॉस से होगी तो माइनस कॉस साइन, प्लस कॉस की साइन से होगी तो कॉस साइन, ठीक है। अब इन्हीं की मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, माइनस कॉस साइन और साइन कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, इसी की मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे, ये तो हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई जो करनी है वो भी इनसे होगी, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से होगी तो कॉस स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, 1 1, ठीक है। और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट, 0 0। और यही क्या होता है, हमें पता है ये यूनिट वेक्टर है, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स से ये हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे कि पहले हमने ट्रांसपोज रखा और बाद में वो मैट्रिक्स रखा, तब हमने सॉल्व किया, तो तभी हमारे पास यही बनता है। और यही हमारे पास लाम्बिक आव्यूह का एक फॉर्मूला था कि यदि पहले मैट्रिक्स और बाद में उसका ट्रांसपोज रखने पर जो वैल्यू आती है, और पहले ट्रांसपोज और बाद में मैट्रिक्स रखने पर जो वैल्यू आती है, दोनों मैच कर जाएंगी और वे वैल्यू आई के बराबर होंगी। यही हमारा लाम्बिक आव्यूह का कंसेप्ट है। और हम कह सकते हैं कि ये जो लाम्बिक आव्यूह का फॉर्मूला है ये बिल्कुल सिद्ध होता है। तो ए जो है एक लाम्बिक आव्यूह है, अगर ये बराबर नहीं होते तो ए एक लाम्बिक आव्यूह नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चंस आव्यूह से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम ऐसे ही लाते रहेंगे, यदि आपका प्यार हमारे साथ बना रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके टोटल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो बार बार आए हुए हैं और यही आते हैं, वही क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। उतना पढ़िएगा जितना ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा टाइम देने से कोई लाभ नहीं होगा। टाइम दीजिए, बुक को टाइम दीजिए, अपनी प्रैक्टिस को टाइम दीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप इजीली सॉल्व कराओ। जितनी प्रैक्टिस हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।